हेलो 11th क्लास। आज आप पढ़ने वाले हैं गलता लोहा। शेखर जोशी जी की कहानी है। ये कहानी जो जातिगत दृष्टिकोण को केंद्रित करते हुए लिखी गई है। जातिगत भेदभाव जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी भी है, तो उस पर ये कहानी केंद्रित है। और आपको बता दूं, जैसे जैसे आप इस कहानी को पढ़ते जाएंगे आपको लगता जाएगा जैसे आप कोई फिल्म की स्टोरी, फिल्म की कहानी देख रही हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। इतनी अच्छी ये कहानी है। देखिए, सबसे पहले लिखा है पंडित वंशीधर का परिचय। पंडित वंशीधर और मुंशी वंशीधर, ये दो पात्र आपके ऐसे हैं जो दोनों ही आपकी बुक में हैं। नमक का दरोगा के एक मुख्य पात्र हैं, एक आपके पात्र हैं गलता लोहा में जो एक सहायक पात्र हैं, यानी मोहन जो मुख्य पात्र हैं उनके पिता। तो कभी आपसे इनके चरित्र के बारे में पूछा जाए तो पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। चैप्टर का नाम जरूर दिया गया होगा। ऐसा नहीं कि वंशीधर पढ़ा, पंडित वंशीधर के बारे में पूछा गया और आपने मुंशी वंशीधर जी के बारे में लिख दिया। चलिए, वंशीधर जो थे वो मोहन के पिता थे, पंडित थे और अपने जो है पंडिताई के काम को ही वो आगे बढ़ा रहे थे और उसी से ही वो अपना पालन पोषण करते थे, यानी पुरोहिताई करते थे। पुरोहिताई के बलबूते पर ही उनका घर संसार चलता था। लेकिन जैसे जैसे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, आजकल लोग इतने पूजा पाठ भी नहीं कराते, तो अब वो नहीं हो पा रहा था उनसे। और बुज़ुर्ग भी हो गए थे, काफ़ी दूर जाना, 2 मील की चढ़ाई करना। एक जो उनके यजमान थे उनका नाम था चंद्रदत्त जी, जो रुद्री पाठ कराना चाहते थे, तो उनके बस की नहीं था 2 मील दूर चलकर चढ़ाई करते हुए उनके घर जाना। तो वो अपने बेटे मोहन को कहते हैं कि मोहन, तुम वहाँ जाओ और पूजा पाठ करो, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर है, इतना चलना फिरना उनके बस की नहीं है। लेकिन मोहन को इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी, यानी वो जातिगत, यानी ब्राह्मण जाति के जो कार्य थे उनमें उसकी रुचि इतनी नहीं थी। देखिए, यहाँ से ही जातिगत चीज़ें शुरू हो जाती हैं ना। वो इतने व्रत उपवास किया करते थे, तो ऐसा होता है उनको। हाँ, वो खेत का भार जरूर अपने पिता का संभालने लगे थे, थोड़ी बहुत खेती थी। तो वो खेत में जाते हैं तो उनके हाथ में एक लंबे बेंट वाली हंसुए, यानी जो दराती जैसी होती है, उसको लेकर जाते हैं। और खेत में जाते जाते अचानक उनके पैर मुड़ जाते हैं धनराम की दुकान के पास, शिल्पकार टोले की तरफ। शिल्पकार टोला, जहाँ पर देखिए हाथ से बनाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो शिल्प होता है वो, और उसको जो काम करते हैं, जो व्यक्ति उनको हाथों से बनाते हैं उनको शिल्पकार बोलते हैं। लोहे से बनती हैं चीज़ें, मिट्टी से जो बर्तन बनाने वाले हैं, इस तरह के काम करने वाले, उनकी अलग बस्ती बनी हुई थी। तो इट मीन्स वो निम्न जाति के माने जाते थे। तो शिल्पकार टोले की तरफ वो चले जाते हैं धनराम की दुकान के पास। ठीक है, तो ये था वंशीधर का परिचय और मोहन से उनका संबंध। अब धनराम की बात करते हैं। धनराम जाति से एक लोहार था जो लोहे का काम करता था। वो मोहन के साथ में बचपन में पढ़ा हुआ था और मोहन उन्हीं धनराम से मिलने के लिए उनके पास जाता है। अब बात करते हैं मोहन की। मोहन पंडित वंशीधर का पुत्र था जो पढ़ने में बड़ा ही होशियार रहा शुरू में, और उनके जो मास्टर जी थे वो भी उनसे बड़ा लगाव रखते थे, बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे से तो सभी लगाव रखते हैं। और दूसरा, वो उच्च जाति का था, यह भी एक बड़ा कारण था। मोहन बड़ा ही मेधावी छात्र था। एक उसको कक्षा का मॉनिटर बनाया हुआ था, प्रार्थना करवाने की जिम्मेदारी, हर तरह का काम मास्टर जी ने उसको दिया गया हुआ था। यहाँ तक कि बच्चों को पीटने के लिए जो संटी लानी थी, जो डंडी लानी होती थी, वो भी कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी, सज़ा देने की भी मोहन को ही दी हुई थी। अब बात करते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह जी की। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है, जैसे ही मोहन पहुँचते हैं धनराम के दुकान पर, धनराम की भट्टी पर, जहाँ पर वो लोहे की चीज़ें बना रहा है, एक छड़ को मोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देखते ही एकदम से मास्टर जी के बारे में पूछते हैं कि माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक
उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। इससे आप समझ गए होंगे मास्टर जी कितने डराते थे बच्चों को। दोनों हंस पड़े। गोपाल सिंह की दुकान से देखिए, अब वो अपने एक तरह से अपने बचपन में लौट जाते हैं, वो पुरानी बातें याद करते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह जी स्कूल आने से पहले गोपाल की दुकान पे बैठा करते थे, कश खींचकर हुक्का पिया करते थे, और जब स्कूल की चार दीवारी में उतरते तो धमा चौकड़ी करने वाले बच्चे बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते जैसे उनको सांप सूंघ लिया हो। कड़े स्वर में पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? तो अगर वो कहते हाँ कर ली, तो वो तुरंत पकड़ लेते कि झूठ बोलते हो, क्योंकि पहली बात प्रार्थना करवाने वाला मोहन अभी तक नहीं आया, और दूसरी बात जब प्रार्थना होती है तो गोपाल सिंह की दुकान तक आवाज़ पहुंचती है, तो इसलिए कोई झूठ भी नहीं बोल पाता था। मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन से बड़ी ही उम्मीदें थी। वो मानते थे कि ये जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, इस स्कूल का, इस गांव का नाम रोशन करेगा। तो सज़ा देने का काम भी बच्चों को मोहन को ही देते थे कि कान पकड़ इसको, लगवा उठक बैठक। तो ये आदेश मोहन को दिया जाता था। लेकिन जो धनराम था उसके प्रति मास्टर जी का बिल्कुल भी स्नेह नहीं था। पहली बात वो पढ़ने में कमज़ोर था, दूसरी बात वो निम्न जाति का था, वो लोहार का लड़का था, तो इस कारण उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। धनराम भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, यानी अपने कंपटीशन में कभी माना ही नहीं। कारण यही था कि वो उससे पढ़ने में कमज़ोर, और दूसरा कभी भी निम्न जाति के लोग जो थे कभी भी अपना मुकाबला उच्च जाति के लोगों से करते ही नहीं थे। कहीं ना कहीं एक हीन भावना उनके मन में रहती थी। धनराम गांव के खेतिहार मजदूरों और परिवारों के लड़कों की तरह तीसरी तक ही पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने एक दिन क्या किया, देखिए अगला जो पॉइंट है मोहन की पढ़ाई में आने वाली समस्याएं, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। उससे पहला एक पॉइंट है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात कही गई है, ये मास्टर त्रिलोक सिंह ने कही है, और ये कही है धनराम के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ था, देखिए 12 तक पहाड़े धनराम को किसी तरह याद हो गए। 13 का पहाड़ा सुनना शुरू कर दिया। 13 कम 13, 13 दूनी 24, जबकि 13 दूनी 26 होते हैं। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर लगी, मास्टर साहब ने लगाई, संटी टूट गई, और मास्टर साहब देखिए कैसे थे, संटी लाने का आदेश भी मोहन को ही दिया। अब बच्चा बड़ा परेशान, अगर वो कम चोट लगने वाली संटी लेकर आए तो मास्टर जी उसको वैसे पिटेंगे, और तेज चोट लगने वाली लेकर आए तो फिर उससे तो चोट लगनी है। लेकिन बच्चे क्या करते थे, मास्टर जी का गुस्से से बचने के लिए तेज चोट लगने वाला ही हथियार यानी डंडी लेकर आते थे। यानी बच्चों को अपने दंड के हथियार का चुनाव भी स्वयं ही करना होता था। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आप सोच कर चलते रहिए मास्टर जी के व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, कैसा उनका व्यक्तित्व था, भेदभाव करते थे, या फिर अब देखिए कहीं ना कहीं वो ये भी थे कि उनका बच्चा पढ़े, अवेयर थे पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए। जब भी तो वो 13 का पहाड़ा सुनाया नहीं गया, उसकी पिटाई करते हैं ताकि वो याद कर ले। धनराम की मनबुद्धि रही हो या मास्टर जी का डर, पूरे दिन बैठे रहने के बाद भी वह 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने तुरंत उसको एक बात कही जो कि वीडियो में लिखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो लोहार है। तो कह रहे विद्या का ताप कहाँ लगेगा, ज्ञान तुझे नहीं मिल सकता, तुम पढ़ ही नहीं सकते। उसने अपने थैले में से 5-6 दरांतियाँ निकालकर धनराम को दी और कहा, जा इस पे धार लगा ला। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में भी नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ नहीं था कि उसको क्या कर दिया गया, उसके पिता ने लोहार का काम सिखाना शुरू कर दिया। मास्टर जी तो फिर भी डंडी का चुनाव करने के लिए बच्चे को भेज देते थे, लेकिन धनराम के पिता जो थे वो जो भी हाथ में आता वही धनराम को मार देते थे, उसकी गलती होने के कारण। छड़ बैंत हत्ता जो हाथ में आया उसी का प्रसाद दे देते थे। धनराम के पिता का नाम बताया गया है यहाँ पर गंगाराम। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही देखिए फिर उसको तीसरी के बाद घर बैठा लिया गया।
अब यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो निम्न जाति के लोग थे अक्सर, उनको क्या होता था कि ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। माता पिता पैदा होते ही थोड़ा सा बच्चा संभलना शुरू हुआ, उसको जो उनका जातिगत धंधा था उसमें लगा देते थे, जातिगत काम में, और उसी के कारण वो उसी में बंद कर रह जाता था और वो पढ़ भी नहीं पाता था। अब देखिए, अंतिम जो बिंदु मैंने लिखा है उसकी बात करेंगे, मोहन की पढ़ाई में आने वाली समस्याएं। मोहन ने प्राइमरी स्कूल पास किया, उसके बाद उसको छठी क्लास से दूसरे गांव के स्कूल में जाना था। तो उसके जीवन में अब क्या क्या समस्याएं आती है, उसकी पढ़ाई के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, विस्तार से बताएंगे। तो ये पॉइंट लास्ट वाला अभी हम होल्ड पे छोड़ते हैं। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस, और अगर आपको समझ में आया है तो तैयार रहिएगा अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।